हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेडी ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं विकास और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है एलर्जी। तो जैसा कि हमने इस चैप्टर के दो लेक्चर्स ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग, ये इस सीरीज में जो आज का टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों, शुरू करते हैं। एलर्जी आज का टॉपिक। ओके, क्या होता है ये? हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। आपके बॉडी में कुछ उस पार्टिकल के खिलाफ हो गया जिनके खिलाफ उनको रिएक्शन नहीं करना था, रिएक्ट नहीं करना था, लेकिन उसके खिलाफ भी क्या बन चुकी है? एंटीबॉडीज बन चुकी है। तो इट इज एन एक्सट्रागेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू सम एंटीजन सीन इन द इन्वायरमेंट। कौन कौन से ऐसे इन्वायरमेंट में हो सकते हैं एलर्जेंस? लाइक सबस्टेंस कॉजिंग एलर्जी। कौन कौन से? माइट्स इन द डस्ट, पॉलन एंड द एनिमल एनिमल मतलब फर जो होता है बच्चों। सपोज करो किसी डॉग का फर है और किसी किसी को उसको टच करने से ही उससे एलर्जी हो जाती है, ठीक है। पॉलन जो प्लांट्स में होता है। तो ये सारे एलर्जेंस है जो एलर्जी कॉज कर सकते हैं। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द एलर्जेंस इज कॉल्ड IgE। स्लाइड चलेगी लेकिन मैं बता रहा हूं बच्चों, जो एलर्जी के खिलाफ एंटीबॉडी रिलीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं IgE। याद रखेंगे 5 टाइप के एंटीबॉडीज मैंने आपको बताए हैं। कौन कौन सा? IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। ओके, सिम्टम्स क्या है इसके? स्नीजिंग, वाटरी आईज, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, वीजिंग, स्किन रैशेस। ओके, ये सारे सिम्टम हो सकते हैं। स्नीजिंग मतलब छींक आना, वाटरी आईज मतलब आंखों से पानी है, रनिंग नोज मतलब नाक निकल के भाग जा नहीं जा रही है, रनिंग नोज मतलब जुकाम के टाइम पे जैसे हो जाते हैं नाक, कोल्ड के टाइम पे, दैट इज कॉल्ड रनिंग नोज। ओके, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होना, और स्किन रैशेस भी हो सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉज ऑफ एलर्जेंस, द पेशेंट इज एक्सपोज टू और इंजेक्टेड विद वेरी स्मॉल डोज ऑफ पॉसिबल एलर्जेंस एंड द रिएक्शन स्टडीड। ओके, क्या कर देते हैं डिटर्मिनेशन में? जब पेशेंट एक्सपोज कराया जाता है इंजेक्टेड विथ वेरी स्मॉल डोज ऑफ पॉसिबल एलर्जेंस, ठीक है, उसके खिलाफ फिर एंटीबॉडीज बन जाते हैं। ट्रीटमेंट, द ड्रग लाइक एंटीहिस्टामिन, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड quickly reduce the symptoms of allergy. अस्थमा is a respiratory disease due to allergy. अस्थमा किस लिए हो रहा है? अस्थमा हो जाता है एलर्जी की वजह से। सॉरी बच्चों। Modern day lifestyle resulted in the lowering immunity and more sensitive to the allergens, ठीक है। Many children in the metro cities suffer from allergies and asthma due to sensitive to the environment. This is due to the protected environment provided in the earlier life, ठीक है। इतनी ज्यादा उनको प्रोटेक्टेड रहे हैं, ऐसी इन्वायरमेंट में रहे हैं, जो स्पेशली जो शहर के बच्चे हैं, तो बचपन में एक्सपोजर ही नहीं हुआ, कोई डिजीज, कोई पैथोजन उनकी बॉडी में आया नहीं, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज भी नहीं बनी। अब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, तो जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, उन पार्टिकल्स का जब एक्सपोजर हो रहा है पहली बार, तो फिर वो उनकी इम्यूनिटी इतनी वीक है कि कोई भी पार्टिकल आके उनको, स्मॉलेस्ट पैथोजन भी आके उनको क्या कर दे रहे हैं? इन्फेक्ट कर दे रहे हैं। इसीलिए बेटा बचपन में जो गांव के बच्चे होते हैं वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग माने जाते हैं इन टर्म्स ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बचपन में ही काफी एक्सपोजर किया है, घूमा है, ऐसे इधर उधर घूम रहे हैं, तो एक्सपोजर होता रहा है। एज कंपेयर टू जो मेट्रो सिटी में बच्चा रह रहा है, एक कमरे में रह रहा है, स्कूल आ रहा है, स्कूल से जा रहा है, तो एक्सपोजर बहुत मिनिमम हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है? उनकी सेंसिटिविटी बहुत सेंसिटिव हो गया। अब कुछ भी आ रहा है तुरंत उनको इन्फेक्ट कर दे रहा है। इसलिए बचपन में बच्चों को खेलने देना चाहिए, मिट्टी में थोड़ा सा खेल रहे हैं, इट्स ओके, ठीक है। तो उससे उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। रिवेनॉइड अर्थराइटिस याद रखोगे, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है बेटा? In the higher vertebrates, memory-based acquired immunity developed based on the ability to differentiate the foreign and the self। बेसिकली ये सेल्फ एंड नॉन सेल्फ की बात कर रहा है। जब आपकी बॉडी ये भूल जाती है कि कौन अपना है और कौन पराया, तब उसको हम लोग बोल देते हैं ऑटो इम्यूनिटी। तो ऑटो इम्यूनिटी का नाम इसीलिए है क्योंकि इसमें अपने ही सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बनने लगती हैं, ठीक है। तो रिवेनॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है? जॉइंट्स में पेन होता है बहुत ज्यादा, और जॉइंट्स में जो सेल्स होते हैं उसके खिलाफ ही बनने लगता है एंटीबॉडीज। समटाइम्स ड्यू टू जेनेटिक एंड द अदर अननोन रीजंस द बॉडी अटैक सेल्फ
कभी कभी अननोन रीजंस बॉडी अटैक सेल्फ सेल्स रिजल्टिंग इन द डैमेज टू द बॉडी, इट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। एग्जाम्पल है रूमेनॉइड अर्थराइटिस। ओके, नेक्स्ट पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एड्स। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों। तो एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, ये है एड्स का फुल फॉर्म। एंड वर्ल्ड्स एड्स डे इज ऑन 21 दिसंबर। लिसन केयरफुली, इट इज अ डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। क्या हो रहा है इसमें, इम्यून सिस्टम लो हो जा रहा है। सिंड्रोम मीन्स द ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, कई सारे सिम्टम्स, कई सारी बीमारियों के सिम्टम्स एक साथ दिख रहे हैं, तो इसको क्या बोल दिया, सिंड्रोम देख लिया, बोल दिया। कॉजेज बाय ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV, क्या फुल फॉर्म है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ओके, HIV इज अ रेट्रोवायरस विद द RNA जीनोम। अच्छा, रेट्रोवायरस क्यों बोल रहे हैं, ये सवाल आता है, क्योंकि एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें DNA से RNA बनता है, ठीक है, लेकिन इसके पास जो रेट्रोवायरस है बेटा वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, मतलब RNA से DNA को बना देता है, ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेट्रोवायरस। एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन द अमेरिका इन द 1981। अमेरिका में सबसे पहले रिपोर्ट की गई थी, बट इसकी कहानी शुरू हुई थी, अगर आप हिस्ट्री को थोड़ा सा देखेंगे तो अफ्रीका की कंट्री है, एक अफ्रीकन कंट्री दैट इज कॉल्ड कॉन्गो। कॉन्गो नाम की कंट्री है, तो उस कॉन्गो नाम की कंट्री में कुछ लोग, एक ग्रुप था वो हंटिंग के लिए निकला था। तो हंटिंग में जब वो चिंपैंजी की हंटिंग कर रहे थे तो उस टाइम पे ड्यू टू स्क्रैचिंग और बाइटिंग सम काइंड ऑफ वायरस इज ट्रांसफर्ड इनटू ह्यूमंस, और फिर वो जो वायरस था बेटा वही वायरस क्या था, दैट इज HIV, दैट कॉजेज एड्स। तो अर्लियर सिम्टम आने में ही मतलब लगभग 50 साल का समय लग गया था। ये कहानी हुई थी 1920s में हुआ था, ये जब ये इंसिडेंट हुआ था, जो हंटिंग के लिए लोग निकले थे, तो ये 20s में हुआ था। आते आते जब इसका पहला केस पता चला था 1981 में, वो भी अमेरिका में। एक्चुअली हुआ ये कैसे पता चला होगा, अब देखो इम्यूनिटी कम हो रही है, इम्यूनिटी कम हो रही है मतलब छोटे से छोटा पैथोजन आके आपको इन्फेक्ट कर देगा, पक्की बात है। जब ये छोटा पैथोजन, लाइक एक डिजीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूमोसिस्टिस कार्नी निमोनिया, ये जनरली ये बैक्टीरिया के वजह से होता है, और ये बैक्टीरिया आपके इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, इस एयर में प्रेजेंट है, ठीक है, बट नॉर्मली अपने बॉडी को इन्फेक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये बहुत वीक बैक्टीरिया है और इससे नॉर्मली कोई भी सेल अपने आप को बचा लेती है। मगर एड्स के केस में ऐसा होता है कि जब इम्यूनिटी लो होती है तो ये बैक्टीरिया भी आपको इन्फेक्ट कर जाते हैं, और यही देखा गया कि एक ग्रुप में न्यूमोसिस्टिस कार्नी निमोनिया नाम का एक बैक्टीरिया लोगों में काफ़ी फैला हुआ था, तो सबकी इम्यूनिटी लो पाई गई, और वहां से पता चला कि सबको एक डिजीज है, नाउ दैट डे इज कॉल्ड एड्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन द लास्ट 25 ईयर इट किल्ड ओवर 25 मिलियन पर्सन्स, ठीक है, लास्ट 25 ईयर्स में 25 मिलियन पर्सन्स को किल कर चुका है। ट्रांसमिशन क्या है, so transmission is a sexual contact with the infected person. Okay, transfusion of contaminated and the blood contaminated blood and blood product, अगर किसी एक पर्सन को HIV एड्स है और वो किसी पर्सन को दे रहा है, तो फिर उससे जो पर्सन ने ब्लड लिया उसको भी हो जाएगा, ठीक है, सेम ब्लड में ही होता है, तो हो गया। लेकिन यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है बेटा, ब्लड प्रोडक्ट। तो ब्लड प्रोडक्ट का मतलब क्या हो सकता है, बताओगे मेरे को? ब्लड प्रोडक्ट का मतलब, जैसे अभी कोविड में सुना था कि कोविड में क्या कर रहे थे, प्लाज्मा दे रहे थे, जो पर्सन ठीक हो गए थे उनका प्लाज्मा निकाल के दूसरे पर्सन को दिया जा रहा था, ताकि अब वो प्लाज्मा से दूसरे भी जो क्या हो रहे थे, जल्दी ठीक हो जा रहे थे, क्योंकि एंटीबॉडीज बन चुकी थी। तो ब्लड प्रोडक्ट का मतलब वही है कि ब्लड के प्रोडक्ट्स। ओके, शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, इन्फेक्टेड नीडल से किसी एक पर्सन को उस नीडल से लगाया गया इंजेक्शन, उसी फिर निकाल के दूसरे पर्सन को निकाल रहे हैं, तो इससे भी ये डिजीज फैल सकती है। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा के थ्रू इन्फेक्टेड मदर को भी इन्फेक्टेड मदर से चाइल्ड में भी होने के चांसेस हैं।
High risk people getting HIV is individual with the multiple sexual partners, ठीक है, multiple sexual partners chances है कि high risk में है. Individual who requires repeated transfusion, जो repeated transfusion कर रहे हैं, किसी को ऐसी disease हो गई तो उनको हर ब्लड कुछ टाइम पे उनको नया ब्लड डॉक्टर द्वारा दिया जाता है, तो उनपे है. ठीक है. ड्रग एडिक्ट्स हु टेक ड्रग्स इंट्रावेनसली ड्रग्स मतलब ग्रुप ऑफ पीपल है, ड्रग एब्यूजर्स है, और वो एक ही सीरिंज से सब आपस में नशे कर रहे हैं, ड्रग कर रहे हैं, तो वहां से फैलने के चांसेस है. और यहाँ पे चिल्ड्रन बॉर्न एंड HIV इन्फेक्टेड टू द मदर. ठीक है, मदर से फिर चिल्ड्रन में. ठीक है. ट्रांसमिशन HIV does not spread by the touch or the physical contact, it is spread only through the body fluids. तो ये body fluids से ही spread होता है. शेयरिंग फूड्स, ठीक है, स्नीजिंग, कफिंग, स्वेटिंग, बाथिंग, टॉयलेट सीट्स, हगिंग, इन सब से HIV नहीं फैलता है. ओके. Okay, there is a time lag from the few months, like few months to 5 to 10 years between the infection is appear of the symptoms. मतलब few months से लेके बेटा 5 से 10 साल लग सकते हैं इसके symptoms आने में. सोच लो ये कितना खतरनाक है. 5 से 10 साल लग सकते हैं symptoms आने में. तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये प्रोबेबली पूरी इम्यूनिटी पे डिपेंड कर रहा है कि जिसकी इम्यूनिटी जैसी होगी वैसा तुरंत रिस्पॉन्स इसका आएगा. रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस देखो, बहुत बहुत शानदार. ये देखो, ये एक RNA है. ठीक है. इस RNA से देखना अभी कैसे ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का एंजाइम आया, और ये एंजाइम क्या बना दे रहा है? ये एंजाइम बना दे रहा है डबल स्ट्रैंडेड RNA. ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड RNA. देखो, रेट्रोवायरस वायरल RNA कोर, वायरल प्रोटीन कोट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, DNA ऑफ एनिमल सेल. पक्की बात है. आगे देखो, अब वायरल RNA इनटू द सेल, RNA गया सेल के अंदर, वायरल DNA इज प्रोड्यूस बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. अब ये जो बेटा RNA है ये क्या प्रोड्यूस करेगा? क्या बताइए? DNA प्रोड्यूस करेगा. ठीक है. अब बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, अब ये वायरल DNA इनटू द होस्ट जीनोम. अब ये होस्ट के अंदर क्या चला गया? देखो, ये न्यूक्लियस के अंदर गया. अब देखो, न्यू वायरल RNA इज फॉर्म्ड. नया वायरल RNA बना दिया इसने. क्या किया? फिर ट्रांसक्रिप्शन किया इसने, RNA बनाया फिर से. और फिर देखो, इसके नए 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 न्यू वायरसेस आर प्रोड्यूस. नए नए वायरस इसके प्रोड्यूस होने लगे. न्यू वायरसेस कैन इन्फेक्ट द अदर सेल. अब ये दूसरे अदर सेल्स में जाएंगे और फिर उसको इन्फेक्ट करेंगे. तो याद रखना कि जो ये सेल्स होते हैं HIV के वायरस होते हैं, ये मैक्रोफेज में जाते हैं. और बेटा ये मैक्रोफेज को किल नहीं करते हैं. ना 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 ना, मैक्रोफेज को किल नहीं करते हैं. ये क्या करते हैं? मैक्रोफेज को यूज करते हैं एज अ फैक्ट्री. कैसे? एज अ फैक्ट्री. तो रिपीटेडली वहां पे कई सारे नंबर ऑफ वायरस, नए वायरसेस को बनाने लगते हैं. मतलब फूड अपना, बॉडी अपनी, लेकिन प्रोडक्ट क्या बन रहा है? वायरस का प्रोडक्ट बन रहा है. और ये कई साल तक ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं. फिर जब पूरी इम्यूनिटी को वीक करेंगे, फिर उसके बाद कई सारे मल्टीपल सिम्टम्स, आपको सिंड्रोम जिसको बोला जा रहा है, मल्टीपल सिम्टम्स आएंगे और पीपल की क्या हो जाती है? डेथ. ओके. देखो, मैक्रोफेज के थ्रू वायरस, देन हेल्पर टी सेल्स. हेल्पर टी सेल्स के काउंट कम हो जाते हैं. हेल्पर टी सेल्स के काउंट कम हो जाते हैं. HIV एंटर्स इनटू बॉडी टू द मैक्रोफेज. ठीक है, बताया फैक्ट्री की तरह यूज करते हैं. RNA रेप्लिकेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टू द वायरल DNA. RNA ने रेप्लिकेट किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. अब वायरल DNA इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट. अब जो वायरल DNA बना है उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया होस्ट के DNA के साथ साथ. ठीक है. अब इन्फेक्टेड सेल प्रोड्यूस वायरल पार्टिकल्स. ओके, वायरल पार्टिकल्स प्रोड्यूस होने लगे. अगला, HIV इंटर्स इनटू हेल्पर टी सेल्स. ठीक है, हेल्पर टी सेल को एंटर किया, रेप्लिकेट एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरस. नए नए वायरस को प्रोड्यूस किया. अटैक ऑन अदर हेल्पर टी सेल्स. ये आपके हेल्पर टी सेल को किल करता है बेटा. और हेल्पर टी सेल ही एक्टिवेट करता है किसको?
बी सेल को। तो जब हेल्पर टी सेल ही नहीं रहेगा तो बी सेल नहीं आएगा ना, जब बी सेल नहीं आएगा तो फिर इसको मारने वाला कोई नहीं है, फिर धीरे 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 बढ़ता जाता है। टी सेल डिक्रीजेस, अब टी सेल का नंबर डिक्रीज हो रहा है और वीकेन द इम्यूनिटी, इससे क्या हो रही है, इम्यूनिटी वीक हो रही है। ओके, एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके ओके ओके, डायग्नोसिस, इफेक्ट, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। इफेक्ट क्या है इसका, देखो क्या कौन कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, डायरिया एंड द वेट लॉस। Okay, due to deficiency of helper T cells, many infected with a mycobacterium, virus, fungus and parasite like toxoplasm. डायग्नोसिस क्या है बेटा इसका, देखो डायग्नोसिस एलाइजा टेस्ट, मतलब एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे इसके लिए टेस्ट करते हैं इस डिजीज के लिए, इसी से पता चलता है। ट्रीटमेंट क्या है इसका, ट्रीटमेंट तो कुछ नहीं है, ठीक है, एंटीवायरल डोजेस दिया जाता है, पार्शियली इफेक्ट जो होता है उसका कम हो जाता है। दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की लाइफ को थोड़े दिन तक बढ़ा सकते हैं उसके इफेक्ट को कम करके। ओके, प्रिवेंशन देखो, प्रिवेंशन ऑफ एड्स, एजुकेट द पीपल्स अबाउट एड्स, लोगों को पढ़ाना बताना, इसके बारे में एजुकेट करना कि क्या होता है इसमें और कैसे बच सकते हैं ये सब। यूज डिस्पोजल नीडल्स, डिस्पोजेबल नीडल्स एंड सीरिंज, हर बार नया सीरिंज यूज करना है, ठीक है। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम, कॉन्डम के डिस्ट्रीब्यूशन को फ्री करना है, ठीक है, ताकि लोग जागरूक हो और इसका यूज करना सीखे। मेकिंग द ब्लड बैंक सेफ फ्रॉम HIV, ब्लड बैंक में टेस्ट कराना कि हर एक ब्लड की पर्टिकुलर जांच, ऐसा नहीं कि किसी को ब्लड चाहिए चढ़ा दिया और वो ब्लड HIV पॉजिटिव था, तो ऐसा होना चाहिए कि सबकी चेकिंग हो। रेगुलर चेकअप फॉर HIV, ठीक है, रेगुलर चेकअप करना इस वायरस के लिए। एडवोकेटिंग सेफ सेक्स, ठीक है, सेफ सेक्स को एडवोकेट करना, ठीक है, प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करना, मतलब जो बैरियर मेथड्स के में आते हैं कॉन्डम, उसको यूज करना। ओके, कंट्रोलिंग द ड्रग अब्यूज, और ड्रग अब्यूज नहीं करना क्योंकि हमने देखा कि इंट्रावेनस से भी ये फैल सकता है। ओके, ये सारे स्लाइड्स एक एक करके जो यहाँ पे आपको दिखाए जा रहे हैं। ओके, तो इसी के साथ हमने खत्म किया है अभी एक टॉपिक एड्स, और अगला जो टॉपिक होगा वो एक और अच्छा टॉपिक है आप सबके लिए, ठीक है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज कॉल्ड कैंसर, ठीक है। आइए पढ़ते हैं इसको। कैंसर इज एन एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर मास ऑफ सेल्स। ओके, नॉर्मल सेल शो द कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, जो नॉर्मल सेल है बेटा वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन शो करेगा, मतलब दूसरे सेल के कॉन्टैक्ट में आते ही क्या होगा, वो रुक जाएगा। मगर यहाँ पे जो कैंसरस सेल होते हैं वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन शो नहीं करते हैं, ठीक है, डिवाइड करते जाते हैं। टाइप्स ऑफ ट्यूमर, एक होता है बेनाइन और एक होता है मैलिग्नेंट। टाइप्स ऑफ ट्यूमर में देखिए, फर्स्ट इज बेनाइन, कन्फाइंड टू द प्लेसेस टू इट्स ओरिजिन, ठीक है, एक ही प्लेस में कन्फाइंड है, अपने ओरिजिन वाले प्लेस में ही कन्फाइंड है। ओके, और बेनाइन वर्सेस मैलिग्नेंट, ठीक है, तो देखो नॉर्मल डक्ट, बेनाइन डक्ट में एक ही जगह पे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए हैं। अब मैलिग्नेंट में क्या हो रहा है, सेल तो बढ़ गए हैं लेकिन ये निकल के कहीं और भी जा रहे हैं। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस। मैलिग्नेंट ट्यूमर देखो, मास ऑफ proliferating cells, ठीक है, न्यूप्लास्टिक और द ट्यूमर सेल दैट ग्रोज रैपिडली इन्वेड एंड द डैमेज द सराउंडिंग टिश्यूज, दूसरे अगल बगल के टिश्यूज को वो डैमेज कर रहे हैं। ड्यू टू एक्टिव डिवीजन एंड द ग्रोथ दे स्टार्व द नॉर्मल सेल्स बाय कॉम्पिटिटिंग फॉर द न्यूट्रिएंट्स, ये दूसरे सेल्स को न्यूट्रिएंट भी छीन ले रहे हैं, तो लिखा है ना स्टार्व्स द नॉर्मल सेल्स। Cell sludge from the tumor reached other sites via the blood
वाया द ब्लड ये दूसरे एरिया में भी पहुंच जाते हैं, वेयर दे फॉर्म्स अ न्यू ट्यूमर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड मेटास्टेसिस, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मेटास्टेसिस, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे मूव करना कैंसर सेल का। कॉजेज ऑफ कैंसर, फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट और बायोलॉजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट क्या क्या है? ionizing radiations like X-ray, gamma rays and normal ionizing radiation like UV, okay. Chemicals में tobacco smoke, lungs, tobacco smoke major causes of the lung cancer, ठीक है। इसमें क्या हो, इसमें डेट इज विनाइल क्लोराइड, कैफीन, निकोटीन, मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस यूज हुई थी, मस्टर्ड गैस के बारे में थोड़ा सा पढ़ोगे पता जाएगा कि वर्ल्ड वॉर में इसका यूज किया गया था। oncogenic virus, cellular oncogenes or the proto-oncogenes when cellular oncogenes in the normal cell activated, the cell become oncogenic, ठीक है। जब cellular oncogenic cells activate हो जा रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? oncogenic। oncogenic मतलब बेसिकली कैंसरस सेल हो गया। कैंसर डिटेक्शन एंड द डायग्नोसिस। डिटेक्शन क्या क्या है इसका? बायोप्सी करते हैं डॉक्टरों द्वारा, ठीक है। इमेजिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं, यूजिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं, एंटीबॉडीज का यूज करते हैं, और द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स का भी यूज करते हैं हम लोग। बायोप्सी में क्या है? A thin piece of the suspected tissue is stained and examined under the microscope, ठीक है। एक इंजेक्शन के थ्रू उस एरिया से एक टिश्यू को निकाला, ठीक है, फिर उसका एग्जामिन किया, देखा कि सच में क्या है, ऐसा है या नहीं है, ओके। हिस्टोपैथोलॉजिकल यूज इन द केसेस ऑफ ल्यूकेमिया, बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज, ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट फॉर इंक्रीजेस द सेल काउंट, ठीक है। तो सेल काउंट्स का इंक्रीजेस पता चल जाता है इससे। इमेजिंग टेक्निक में क्या कर रहे थे हम लोग? इमेजिंग टेक्निक में बेटा रेडियोग्राफी के थ्रू देखते हैं यूजेस ऑफ एक्सरेज, ठीक है, सीटी स्कैन्स, कंप्यूटराइज टोमोग्राफी जिसको बोल रहे हैं, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यूजेस मैग्नेटिक फील्ड्स एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस to detect the pathological and the physiological changes in the living tissue. Use of antibiotic against the cancer specific antigens, ठीक है। यूज ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट द कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस में पेशेंट में क्या किया? सैंपल ऑफ टिश्यू ब्लड फिर लिया, वहाँ से उसको एग्जामिन किया, पूरा मॉलिकुलर प्रोसेस है, उसको प्रोजेनिक इमेजिनेशन में देखा, फिर वहाँ से देख के बताते हैं कि सेल इन्फेक्टेड है या नहीं है। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर क्या है बेटा? एक तो रेडियोथेरेपी देते हैं, ट्यूमर सेल्स आर इनिशियली लीथली विदाउट डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू। रेडियोथेरेपी देते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में ताकि उस सेल की डेथ हो जाए, अगल बगल वाले सेल्स की डेथ ना हो, ठीक है। chemotherapy, use of chemotherapeutics drugs, that many drugs have side effects like the hair loss and the anemia। तो जो कीमो देते हैं बेसिकली उसकी बात की जा रही है कि वो उसके साइड इफेक्ट भी तो आते हैं, फिर जैसे उसका जिसका देखा होगा हेयर लॉस हो जा रहा है, एनीमिया हो जा रहा है, तो ये सारे उसके हेयर लॉस ये सब उसके साइड इफेक्ट्स हैं। अगला क्या है? इम्यूनोथेरेपी, द पेशेंट आर गिवन द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स, ठीक है, विच एक्टिवेट्स देयर इम्यून सिस्टम एंड हेल्प्स इन द डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर, ठीक है। तो डिस्ट्रॉय करने में ट्यूमर को हेल्प करते हैं। और एक है सर्जरी, सर्जरी के थ्रू उसको निकाल के रिमूव कर दे रहे हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चों क्या करते हैं कि तीनों मेथड्स को एक साथ देते हैं हम लोग। देखो नीचे लिखा हुआ था, इसमें एक चीज इसमें लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है? मोस्ट कैंसर आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में इन सारे मेथड्स को हम लोग यूज करते हैं। तो बेटा हमने आज का सेशन बहुत अच्छी तरह से खत्म कर लिया है।
आई होप ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही, और अगली क्लास में आप पढ़ के आइएगा। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड।